के इस कविता पुरस्कार समारोह के लिए बहुत दिल से बधाई देता हूँ, उसे स्वीकार करें। घुमाने की जरूरत नहीं है। और ये कार्य जो मुझे दिया गया है कि गौरव भारती की कविताओं पर बोलने के लिए, दोस्तों यह समय जो है आज सम्मान का है और प्रशस्ति वाचन भी हो ही चुका है। तो प्रशस्ति और आलोचना दोनों एक साथ अगर आपके सामने खड़ी की है तो बड़ी विकट स्थिति आलोचना के सामने हो जाती है। नहीं गिरेगा। तो मैं समझता हूँ कि यह दिन जो है शुभकामनाओं का ज़्यादा है और उनकी कविताओं से आपका परिचय में ज़रूर कुछ करवाना चाहूँगा। आलोचना जैसी कोई बात नहीं है। उसका कारण यह भी है कि अभी ये कवि लिखना शुरू कर रहे हैं, लिख रहे हैं और 30-35 कविताएं पढ़कर किसी कवि की आलोचना कर देना या उसका कोई मुकाम तय करना, यह खतरे से खाली नहीं। यह आलोचक के लिए भी और उस रचनाकार के लिए, और पाठक भी उसका निर्णय नहीं कर सकता। तो यह एक बहुत सहज स्थिति है। गौरव की कुछ 25-30 कविताएं मैंने पढ़ी हैं। उन कविताओं के बीच जो बातें मुझे सीधे तौर पर असर करती हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसमें से एक बात ये कि हिंदी कविता की खास आदत ये है कि वह अपनी बात कहने के लिए अक्सर प्रकृति के उपादान या प्रकृति के उपमान का सहारा लेती है, जिसको हम काव्यशास्त्र की भाषा में कहें तो उसका वो आश्रय लेती है। यह बात छोटी नहीं, वो इसलिए क्योंकि जिस माने पूंजीवाद और घनघोर मशीनीकरण के दौर में हम हैं, माने संचार और सूचना क्रांति के बाद तो और भी ज़्यादा, हम जितनी बार अपनी प्यारी पत्नी को नहीं देखते उतनी उससे ज़्यादा बार अपने मोबाइल का वो जो है माने फेसबुक खोलते हैं। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा इंगेज हैं हम तकनीक से। उसकी वजह से भी रिश्तों में कैसे खटास और चीज़ें कैसे दूर माने रिश्तों में दूरियां आई हैं, संवेदना का कैसे क्षरण हुआ, इस पर हमारे समय के बहुत से कवियों ने कविताएं लिखी हैं। अभी श्री प्रकाश शुक्ल का ही वो कविता संकलन जो नया वाला आया है, उसमें जो है आया नई सदी में, इस पर इन समस्याओं पर कविताएं हैं। तो जब हम भाषा में अपने जो है माने जो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव बनाते हैं, वो जब प्रकृति से उठाते हैं, तो मनुष्य संस्कृति और सभ्यता के यंत्रीकरण के खतरे से और उसकी संवेदना के छीजने और क्षरण होने के खतरे से भी भाषा और सभ्यता को बचा रहे होते हैं। जैसे गौरव भारती की कविताएं पढ़ते हुए, जैसे अभी वो एक कविता पढ़ रहे थे जिसमें उन्होंने गर्जन के लिए, माने जब गर्जना शब्द की बात आई तो उन्होंने बारूद की गर्जना की बात नहीं की, बादल की गर्जना की बात की। माने क्रेन जो है या जेसीबी पत्थर तोड़ रहा हो, उससे माने जेसीबी की गर्जना की बात वो नहीं कर रहे। कविता में आई तो बादल की गर्जना, या जब चमक की बात वो करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो बिजली की चमक की बात करते हैं। तो और बिजली की चमक पर तो जयशंकर प्रसाद ने आप जानते ही हैं कि बिजली का फूल ही खिला दिया, खिला हो जब बिजली का फूल। या जब गहन अंधकार की बात आती है तो चाहे वो निराला हो और चाहे प्रसाद उस है मानिशा में केवल जलती मसाल है, एक चमक है, या घन तिमिर में एक चपला की रेख प्रसाद लिखते हैं। तो ये जो चपला विद्युत कोई खूबसूरत चीज नहीं है, वैसे बहुत वो माने भयंकर बात है, भयंकरता का उसका वो है, सब डरते हैं उससे। लेकिन कवियों ने किस तरीके से प्रकृति के उपादानों का या प्रकृति के इस तरह के अवयवों का भाषा में रचनात्मक इस्तेमाल किया, यह जो चयन है, यह दरअसल सभ्यता को और सभ्यता की भाषा के बहाने सभ्यता के सरोकारों को वापस प्रकृति और प्राकृतिक उसकी प्राकृतिकता से या स्वाभाविकता से जोड़ने की प्रक्रिया है। क्योंकि अगर हम कविता में भी बादल और बिजली को नहीं बचा पाएंगे, अपनी भाषा में नहीं बचा पाएंगे, तो अपनी संवेदनाओं में भी नहीं बचा पाएंगे। यही कारण है कि एक कवि रमेश प्रजापति मुजफ्फरनगर के हैं और उन्होंने अपना एक कविता संकलन मुझे भेजा था, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो उन्होंने मुझसे कहा कि इस पर आप कुछ पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया दें। मैंने बहुत दिनों तक प्रतिक्रिया नहीं दी।
तो कवि का आग्रह बार बार आ रहा था, और फिर मैंने जो प्रतिक्रिया दी उसके बाद उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं, इसलिए कि मेरी प्रतिक्रिया सही नहीं थी। उसका कारण यह है कि उनकी कविताओं में, लेकिन मैं यहाँ तारीफ करूँगा, वो इसलिए कि उनकी कविताओं में अगर चांद, सूरज, लताएं, फूल, झरने, नदियाँ, इस तरह की जो बड़ी सुकोमल प्राकृतिक तत्व हैं अगल बगल हमारे, उनको अगर छांट दें तो कहीं कविता नहीं थी। मैंने इन्हीं चीज़ों से कविता बना पा रहे जो एक पूरा कविता संकलन उनका है। तो साथियों, गांव देश की भाषा ले लें, गांव देश के उपमान ले लें, प्रकृति के उपमान ले लें, आप सहज कवि बन जाएं। माने ये जैसे मैथिली शरणगुप्त ने लिखा कि राम तुम्हारा काव्य, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम पर कविता लिखना, माने राम का चरित्र इतना बड़ा है, इतना बड़े लोक नायक है कि उस पर कुछ भी आप कहेंगे वो कविता ही हो जाएगी। जैसे अभी गौरव अपना आत्मवक्तव्य पढ़ रहे थे तो वो गद्य भी पढ़ रहे थे, पर लग नहीं रहा था तो गद्य पढ़ रहे, लग रहा था कविता ही पढ़ रहे हैं। तो कई बार जब आत्मवक्तव्य माने आदमी बहुत संवेदना से, बहुत दिल की अटल गहराइयों से बोलता है तो स्वाभाविक है वो कविता बन जाएगी। तो एक तो बड़ा काम गौरव की कविताएं करती हैं कि वे भी अपनी हिंदी कविता की परंपरा में, जैसे अन्य कवियों ने भी घूम करके प्रकृति के तत्वों और अवयवों को बार बार भिन्न भिन्न मुद्राओं के लिए इस्तेमाल किया, जिससे मनुष्य की प्रकृति से सन्निधता और उसकी तरफ उन्मुख होना बना रहेगा। जब तक भाषा में नेचर, प्रकृति, गांव और ये सारी चीज़ें हैं, तब तक हमारी सभ्यता में रहेंगी, और जब सभ्यता में रहेंगी तो हमारे व्यवहार में रहेंगी, और हमारे व्यवहार में रहेंगी तो हमारे सरोकार और हमारी संवेदनाएं, मनुष्य के रिश्ते जिंदा रहेंगे। इसलिए एक महत्वपूर्ण बात है। और हमारे समय का जो दबाव है उसमें स्वाभाविक तौर पर आज़ादी के बाद से जो भी कविताएं लिखी गई उसमें व्यवस्था विरोध की कविताएं बहुत माने प्रमुख प्रवृत्ति है, या कहिए मुख्य प्रवृत्ति। शायद ही कोई कवि हो जिसके यहाँ व्यवस्था विरोध की कविताएं ना हो। व्यवस्था का मतलब जो राजनीतिक सत्ता और लोकतंत्र की आलोचना से मेरा है, माने लोकतंत्र की आलोचना पर लगभग सभी कवियों के पास कविताएं हैं। गौरव के पास भी व्यवस्था विरोध और लोकतंत्र की आलोचना की कविताएं मुसलसल मौजूद हैं। बस विलक्षणता यह है कि गौरव ने जितना आड़े हाथों सत्ता को लिया है, माने सरकारों को लिया है, लोकतंत्र में जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग रहे हैं आज़ादी के बाद से, उतना ही आड़े हाथों उन्होंने जनता को भी। यह माने अलग बात है थोड़ी। उनकी कई कविताएं ऐसी हैं, जैसे वे चाहते हैं या भोंपू जैसी कविता है, जिसमें गौरव बार बार जो है जनता को भेड़ बकरियों की तरह कहते हैं। माने जनता को भेड़ बकरी से तुलना किया है। आप जानते हैं कि मुहावरा किस तरह का मुहावरा, भेड़ बकरी का मतलब आपके पास कोई दृष्टि नहीं, कोई दिशा नहीं, जिधर हाँका जा रहा है गडरिया द्वारा उधर हकाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भेड़ बकरियों की तरह उनकी कविता वे चाहते हैं, जिसमें वे चाहते हैं हम भेड़ हो जाएं, जिसे वे जब चाहें हाँक दें। वे चाहते हैं हम कुत्ते हो जाएं, जीभ निकाले हुए पूंछ हिलाते रहें बस। वे चाहते हैं हम दुधारू गाय हो जाएं, बिना लताड़ खाए, जिसे दुहा जा सके साल दर साल। वे चाहते हैं हम बंदर हो जाएं, जिसे वह मदारी खूब नचाए। यानी ये जो गौरव की कविताओं में जनता को भी सवाल के घेरे में लिया गया है, यह इस नए कवि की अपनी जो है व्यवस्था विरोध की खास भंगिमा है। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि साथियों, इतनी कम उम्र में, माने मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कुल 30-35 कविताएं ही हैं गौरव की, जिनको मैंने पढ़ा है। उसमें भी 3-4 कविताएं ऐसी मिली जिसमें वो बूढ़ों की पीड़ा पर, बुजुर्गों की पीड़ा पर, या युवा के तौर पर ही उस कविता को अगर पढ़ें तो उसमें निराशा बहुत है, बहुत माने बड़ा दुख और निराशा कविताओं में दिखती है। यह पहले तो चकित करता है कि भाई इतना यंग लड़का जो अभी पीएचडी पूरी भी नहीं कर पाया है, तो उसकी कविताओं में इतनी निराशा क्यों। लेकिन जब हम समय के साथ उसको जोड़कर पढ़ें, माने आज जिस माने 21वीं सदी के जिस दूसरे दशक में हम हैं और जिस तरह की परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, माने जो चुनौती एक युवा के सामने है अपने भविष्य निर्माण को लेकर और देश के और समाज में उसकी भूमिका को लेकर के,
जो पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, उसके भीतर से आए माने एक युवा कवि के अंदर इस तरह की निराशा के तत्वों का उभर करके आना यह अस्वाभाविक नहीं। यानी समय का जो दंश है वह गौरव की कविताओं में युवा को भी जो है काटता है, यानी कि उसे वो पीड़ित करता है। और तीसरी चीज कि गौरव, जैसा कि आपने परिचय में सुना भी कि बेगूसराय से दिल्ली है गए हुए हैं, तो ये जो विस्थापन की पीड़ा है वह भी गौरव की कविताओं में है। माने एक जगह से दूसरे जगह जाने पर जो व्यक्ति जो है महसूस करता है, ऐसी इस संवेदना पर केदार जी के यहाँ बहुत, केदारनाथ सिंह के यहाँ बहुत सी कविताएं हैं। उस परंपरा में अगर हम देखेंगे तो गौरव के यहाँ भी इस तरह की कविताएं मौजूद हैं, जिसमें गांव और शहर के परस्पर जो है क्या नाम है अंतर संघर्ष है, और भाग भाग के मन उलट उलट के वो गांव की तरफ जाता है। एक शहर में रहने वाले व्यक्ति का मन जो है गांव से जहां उसकी जो है जड़ें रही हैं। इसके लिए राजेश जोशी का एक लेख है ज्ञानेन्द्रपति पर, वो जो राजेश जोशी की किताब है, हाँ उसी में कि हाँ एक कविता नोटबुक में उसी में जो है वो लाइन आती है कि ज्ञानेन्द्रपति दूसरी नागरिकता है कवि। ये माने एक तरह से टर्मिनोलॉजी है। दूसरी नागरिकता का मतलब ये है कि हालांकि इससे ज्ञानेन्द्रपति ने बहुत इनकार किया, मैंने उस पर बोला भी है। दूसरी नागरिकता इस संदर्भ में कि जैसे आप जहाँ के रहते हैं उखड़ करके दूसरी जगह रोपा जाते हैं, हम सभी उसी तरह हो रहे हैं। यह आधुनिक जीवन की माने एक तरह से त्रासदी भी है, जरूरत भी है। विकास तो स्वाभाविक तौर पर आपको माने बिखेरेगा, अगर बिखरेंगे नहीं तो विकास कैसे करेंगे। डेवलपमेंट की ये बहुत माने अनिवार्य शर्त है, माने बटना पड़ता है। तो एक जगह से उखड़ कर जब दूसरी जगह आप जाते हैं, जैसे बनारस वो आ गए झारखंड से, तो वो कहते हैं कि उनकी कविताओं में बनारस ज्यादा गाढ़ा हो जाता, ज्यादा गजीन हो जाता, ज्यादा बनारस की सांस्कृतिक विरासत जो है उभर करके आती है। वो झारखंड और उनका गांव बहुत पीछे छूट जाता है। लेकिन केदार जी ऐसे कवि नहीं थे। केदार जी बार बार बनारस और बलिया आते हैं अपनी कविताओं, माने वो दिल्ली के कवि नहीं हो पाए। उदार जैसी कविता केदार जी ने लिखी है। तो पहली नागरिकता माने जहाँ के आप वास्तव में है, दूसरी नागरिकता माने जहाँ जाकर रोजी रोटी के सवालों या तमाम अन्य सवालों के नाते आपको रचना बसना पड़ा। तो ये जो पहली नागरिकता और दूसरी नागरिकता के बीच की जो आवाजाही है, इस पीड़ा पर भी गौरव के पास कविताएं हैं। और जैसे एक कविता मैं उस पर नहीं पढ़ रहा हूँ, एक कविता पढ़कर मैं उनकी कविता की जो चाशनी है उससे मैं आपको अवगत कराना चाह रहा था। जैसे चांद पर एक कविता है, पहले कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे मालूम है उछल कर चांद को छूने की कोशिश करता रहा हूँ मैं, मगर मुझे यकीन है एक दिन मेरी उड़ान इतनी लंबी होगी कि मैं उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर ला सकूंगा। मैं चाहता हूं चांद के हजारों टुकड़े कर लौटा दूं रोशनी उन असंख्य घरों को जहां डिबिया की कालिख लोगों के फेफड़ों में घर बनाए। मेरी इच्छा है कि बांस के खंभों पर टांग दूं चांद का एक एक टुकड़ा बल्ब की तरह, ताकि दिख सके गीदड़ जो मेमनों को आधी रात अपना शिकार बनाते हैं। ये चांद को लेकर के कवि का दृष्टिकोण है कि चांद के साथ वो क्या करना चाहता है। आप जानते हैं कि हिंदी कविता में चंदा मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, माने मध्यकाल से या संस्कृत से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें उसको छोड़ते हैं। हिंदी में बड़े माने महत्वपूर्ण आधुनिक, तब जहां से आधुनिक कविता नया मोड़ ले लेती है, गजानन माधव मूर्तिबोध, उनका पूरा काव्य संकलन ही है चांद का मुंह टेढ़ा। और कविताओं की बात छोड़िए, हिंदी में गद्य माने उपन्यास कहानी भी चांद पर लिखे गए, जैसे नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का, या मुझे चांद चाहिए सूर्य वर्मा का। अभी शमसुर रहमान फारूकी का उपन्यास है चांद सरे आसमां में। अभी चंद्रकला त्रिपाठी मैम का उपन्यास आया है प्रलेख से, हाँ चन्ना उगियो, हाँ तो चन्ना। तो ये चांद को लेकर के कथा साहित्य में माने हमने खूब प्रयोग किए हैं। कविता आप देखें कि कैसे चांद हमारे हिंदी साहित्य की कविता में खासतौर पर वह रोमांटिक जो है उपमान रहा है, और वो प्रेम मोहब्बत के लिए, सौंदर्य के लिए जो है दर्ज किया जाता रहा उपमान के तौर पर या कई बार आलम्बन के तौर पर। लेकिन
मुक्तिबोध ने उसको पहली बार तोड़ा था। और चांद का मुंह टेढ़ा में जो चांद है वह आज़ादी के बाद जिन लोगों से भारतीय जनता ने उम्मीदें की थी कि वो एक ऐसा नक्शा बनाएंगे, वो एक ऐसा भारत बनाएंगे, ऐसा सपनों का देश बनाएंगे जिसमें वो हर दबा दुब का, हर हाशिए का और सर्वहारा वर्ग का व्यक्ति जो है उसमें एक अपना मुकाम तलाश सकेगा। लेकिन उसे आज़ादी के बाद का जो एक लंबा मोहभंग होता है उसमें जिसे वह जनता चाँद समझ रखी थी, उसने देखा कि उसका मुंह तो टेढ़ा है। माने उसने उसकी उस पर वो बड़ा प्रसिद्ध है ना दुष्यंत कुमार की वो लाइन थी, कहाँ तो चिरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ मैसर नहीं चिराग पूरे शहर के लिए। तो वो वही दौर है, चांद का मुंह टेढ़ा से वो टूटता है और गौरव तक आइए। गौरव ने कैसे चकनाचूर किया है चांद को और कहा कि चांद को टुकड़े टुकड़े करके मैं चाहता हूं कि इसको असंख्य घरों में पहुंचा दूं और जहां काली फेंक रही हो डिबिया। अब ये देखिए जो डिबिया का डिबिया में डेबरी जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, डेबरी जला करके, लालटेन जला करके, तो वो गरीबी माने डेबरी जिन घरों में जलती है वह अभावग्रस्तता और बहुत ही कहने का मतलब समाज का जो उपेक्षित और हाशिए का वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन अगर चांद उसके घर में उग जाए यानी कि वो समृद्धि आ जाए, वो समृद्धि के अर्थ में वो रोशनी आती है, ज्ञान की रोशनी हो सकती है, धन संपदा की रोशनी हो सकती है, खुशहाली की रोशनी हो सकती है, वो चांद उस रूप में जो है गौरव के यहाँ आता है। हिंदी के कवि अभी 2019 में पखेरु जानते हैं नाम से कविता संकलन आया था बसंत सकरगाय का। बसंत सकरगाय मध्य प्रदेश के कवि हैं और किताब घर से मुझे लगता है वो संकलन है। और उसमें उन्होंने चांद पर 4 कविताएं लिखी दोस्तों, और उसमें एक मुझे ध्यान आ रहा है कि उन्होंने लिखा है कि मियाँ चांद, ये कैसा होता है मियाँ चांद ओ भाई चांद। अब चांद से इस बेतकफुल्ली से बातचीत करना और चांद को मियाँ चांद कहना, ये बड़ा विशेषण, बहुत ही व्यंजक विशेषण इस्तेमाल किया है। वैसे भी जो माने मुसलमानी झंडे हैं या तमाम देश हैं उनके यहाँ चांद जो है बहुत उस पर रहता भी, और उनका पुनीत जो है जैसे हम सूरज से सारी चीज़ें चलाते हैं, उनका पतरा जो होता है वो उससे चलता है चांद से। तो उसको माने आप देखें कि मियाँ चांद कहते हैं तो वो कोई सांप्रदायिक संदर्भ में नहीं कहते, वो किसी इस्लामिक अर्थ में नहीं कहते, वो जो हमारे गांव में मुसलमान हिंदू का एक साथ रहना उठना बैठना है, पंडित जी का, मियाँ जी का, और जो रोज की जो माने जयरमी है और रोज की जो बोल चाल है उसके भीतर से वो मियाँ चांद कहते हैं, माने उस मोहब्बत से कहते हैं। तो ये देखिए कैसे चांद माने चांद के साथ प्रयोग हिंदी कविता कर रही है। अभी ध्यान आ गया मुझे गोलेंद्र की, कल ही मैंने एक कविता पढ़ी फेसबुक पर जिसमें इसने लिखा है कि मेरा विद्यार्थी इसलिए इस भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, वो आदत हो गई है मुझे, तो चूंकि आज इसका सम्मान समारोह तो थोड़ा आदर से नाम लेना चाहिए, मैं उसके पीछे चाह रहा हूँ। तो वो विद्यार्थी का तो प्यार है, आदर तो क्या प्यार समझ लो। तो गोलेंद्र की कविता में आया कि बुद्ध पूर्णिमा का चांद गोया गाय की नाद में रो रहा है ना। अब बताइए कि बुद्ध पूर्णिमा का चांद, बुद्ध पूर्णिमा का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पूर्णवासी है, बैसाख की पूर्णवासी है। बैसाख माने फसल कटने का समय होता है और उस समय वो कहते हैं कि गोया ऐसा लगता है कि गाय की नाद में चांद रो रहा है। अब आप देखिए चांद का कैसा प्रयोग गोलेंद्र की कविता में। अब इसमें जो नाद है और गाय, ये देखिए जिसने अपने घर शाम के समय माने चांद उगते समय हौदी नहीं झाली होगी पशुओं की, हौदी बच्चों में नाद जो होती है, और उसमें दिन भर जब खाना सानी पानी खाने के बाद पशु वहाँ से टाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है जहाँ वो बैठता है, जाकर आराम करता है। तो मेरी घर में ड्यूटी थी, मैं लगभग 7-8 वर्षों तक हौदी झाड़ा, माने मैं सबसे छोटा था तो मेरी ड्यूटी ये थी कि अब गोरू बांध गए ना, क्योंकि हमको मार देता पहले तो हम नहीं बांधते थे, तो हौदी झाड़ने की मेरी जिम्मेदारी थी। तो बच्चों जब साथियों जब वो हौदी झाड़ने जाएंगे आप तो आप देखेंगे लगभग 7-8 बज गया है और चांद उग आया है, ठीक है। तो हौदी में भूसा वगैरह तो खा चुका होता है जानवर, थोड़ा पानी बच जाता है और उसमें चांद कई बार झलमलाता दिखता है, ठीक है। तो ये जो बिंब है कहाँ से कोई कवि पकड़ता है, इसे माने जो उपमान रचनाकार अपनी कविताओं में इस्तेमाल करता है उसे पता चलता है उसका जीवन को लेकर और उसकी सामाजिकता को लेकर उसके सरोकार क्या है, वो कहाँ से उठ करके आ रहा है। तो
चांद गाय के हौदी में अब मैंने रो रहा हो, तो चांद की ये स्थिति है, हैसियत है। वहाँ चांद कोई अभिजात या अभिजन का या किसी सोफिस्टिकेटेड एस्थेटिक्स का जो है वो नुमाइंदगी नहीं करता। वो जो है भूख से जुड़ता है और सानी पानी से जुड़ता है, किसानी से जुड़ता है। तो इस तरीके के तमाम प्रयोग जो है ये कभी हमारे कर रहे हैं। और एक बात, अंतिम बात कहकर की बात समाप्त कर देता हूँ। जैसे गौरव की कविता में एक कविता है आदमी। अब ये देखिए आपके समय पर जो दबाव है, वो कहते हैं कि मैंने सीख ली है चालाकियां जो आदमी होने की पहली शर्त है। अब ये बताइए, आदमी होने के लिए चालाक होना, कनिंग होना, कनिंगनेस क्या, ये समय का दबाव। अगर आप सीधे साधे हैं, सज्जन हैं, तो कमलेश सर तो कॉलेज में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाने वालों को चौपट माना जाता है। जो पढ़ाता हो वो खराब बेकार आदमी, उसको कुछ नहीं। जो जितना गणित कर सकता, कविता में आता है गौरव की कि समीकरण जो अब तक गणित का हिस्सा था, जिंदगी में उसके माने समझने लगा। हमारे एक साथी थे हिंदी के, तो प्रिंसिपल ने उनको ढेर सारा काम दे दिया। वो जो है कोई योजना थी सरकार की उसकी, तो उन्होंने कहा सर मुझे तो गणित आती ही नहीं, मैं तो केवल गणित करना चाहता हूँ। माने मैं गणित लगा नहीं सकता, मैं गणित कर सकता हूँ। हिंदी वालों को गणित करना आती है, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कैसे गणित की जाती है? अगर आप गणित करेंगे तो ज़्यादा अच्छे माने जाएंगे। ये जो हमारे समय का दबाव, इसको कितना माने शिद्दत से महसूस करते इतनी कम उम्र में गौरव भारती। उसको देखिए कविता में कि समीकरण जो अब तक गणित का हिस्सा था, जिंदगी में उसके माने समझने लगा हूँ, झुकने का मतलब बुझने लगा हूँ, बूझने लगा हूँ, हंसी के प्रकार खोज लिया है पैमाना, हाथ लिया है चलता हुआ तराजू, तितलियों को छोड़ भीड़ की तरफ भागता हूँ, तलाशता हूँ मंच, ओढ़ता हूँ तमीज, थोड़ा मुस्कुराता हूँ, आदमी हूँ। तो ये जो जमाने की रीत है कि आप अगर माने अच्छे व्यक्ति हैं, तो ये कहने मतलब ये नहीं कि कविता ये सिखा देगा आप बुरे व्यक्ति बन जाइए। ये असल में उसका क्रिटिक है जो हमारे समाज में बुरे व्यक्ति को या खराब व्यक्ति को, जिसको निराला ने बहुत पढ़े लिखा, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यही तो है भाई। निराला की कविता शक्ति के पक्षांतरण की ही तो संघर्ष की कविता है कि शक्ति जो अन्याय के पक्ष में चली गई वो उसे न्याय के पक्ष में लाना है। ये कविता असल में उसी पक्षांतरण की गुजारिश करती हुई कविता है कि जो गलत लोगों को हम सही मानने लगे हैं वो नहीं करना है, वो नहीं होने देना है। ये करेक्ट करती है हमारे समय को। मैं आपका ध्यान इधर खींचना चाह रहा था कि तितलियों को छोड़ भीड़ की तरफ, ये बड़ा ही खूबसूरत भी मुझे लगा कि भाई तितली कब पीछे भागते हैं, तितली के पीछे आप बचपन में भागते। रंग बिरंगी तितलियां हमें बहुत प्रभावित करती हैं। हम लोग ऐसे चुटकी अपना बनाए तितली पकड़ने के लिए चक्कर लगाते रहते थे। कई बार तितलियों के पंखों का रंग लग जाता था हाथों में। तो दोस्तों, तितली को पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाना, या अल्हड़ बचपना, या वो खिलंदड़ापन, या वो जीवन की जीवंतता, या वो सारा राग रंग है, और हम उसको छोड़कर भीड़ की तरफ भाग रहे हैं। भीड़ की तरफ का मतलब हम उस अपनी पहचान बनाने का जो संकट है, ये पूरी भीड़, इसमें से कौन अच्छा कवि है, कौन अच्छा आलोचक है, कौन अच्छा लेखक है, कौन अच्छा अध्यापक है, तमाम तरह की प्रतियोगिताएं है ना। उन प्रतियोगिताओं में हम भाग रहे हैं, उस भीड़ में दूर से पहचान लिए जाने के अपने संघर्ष के संकट से जो है जूझ रहे। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ गौरव को बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामना देते हुए मैं